इकाई कोशिका यूनिट सेल के बारे में बात किए थे। इकाई कोशिका में हमने टोटल 4 टाइप का पढ़ा है। सबसे पहले हमने सिंपल पढ़ा है। सिंपल यूनिट सेल मतलब क्या होता है? ये सिंपल यूनिट सेल का मतलब है यहाँ कि भी जो पॉइंट्स होते हैं ओनली एट कॉर्नर ऑफ द क्यूब, वो घन के केवल किनारों पर अगर पॉइंट यानी जालक बिंदु यदि घर के किनारों पर उपस्थित हो तो उसे ऐसी प्रकार की इकाई कोशिका कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर किनारों के साथ साथ यदि केंद्र में भी आ जाए, एक बिंदु अगर केंद्र में भी आ जाए यहाँ पर, तो उसे हम बॉडी सेंटर्ड काय केंद्रित या अंतः केंद्रित, काया या अंतः मतलब अंदर, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका यानी बीसीसी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से हमने आगे पढ़ा था कि इन कोनों के अलावा अगर हल्कों के केंद्रों में भी उपस्थित हो तो उसे एफसीसी प्रकार की इकाई कोशिका कहेंगे। ठीक है। और चौथा जो कि हमारे सिलेबस में इतना ही है, केवल नाम हमें पता हो, बाकी है नहीं, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात तो करेंगे ही करेंगे। इसमें कॉर्नर के साथ साथ कॉर्नर पर तो होना ही चाहिए, कॉर्नर के साथ साथ इसमें दो कोई भी अपोजिट फेस जो है या दो जो एंड है उन पर अगर पॉइंट्स प्रेजेंट है उनके सेंटर में तो उसे एंड सेंटर, एंड का मतलब होता है अंत, ये अंत है और ये अंतः था, अंतः का मतलब होता है अंदर और अंत का मतलब होता है एंड, ई एन डी, एंड, एंड मतलब समाप्त। दो किनारे जो हैं तो अंतः केंद्रित घनीय सेल, तो एंड यानी ई सी सी, ये टोटल मिलाकर कितनी है? 4 प्रकार। अब यहाँ पर आपने इतना समझ लिया था, सबको मैंने इतना बता दिया था। अब आपको इनकी स्टडी हमने किया था तो इसमें टोटल कणों की संख्या कितना आया? 1, 2 और 4। क्लियर है इतना? चलिए आगे आज हम इन इकाई कोशिकाओं में जो पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं वो समझ लीजिए। ठीक है, पहले मैं इसको हटा देता हूं। ये अब देखिए यहाँ पर अगर हम क्यूब बना लें तो कुछ पैरामीटर्स बन जाते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये लेंथ हो गया ए, इसको ए मान लीजिए, ये बी हो गया और ये सी, ये लेंथ। अब इसके बाद यहाँ का ये एंगल हो गया, ये एक एंगल हो गया और एक का एंगल हो गया, इसको अल्फा दे दीजिए, इसको बीटा दे दीजिए और ये गामा। तो टोटल मिलाकर कितने पैरामीटर्स होते हैं? 6 पैरामीटर होते हैं 3D। अगर हम 3D क्यूबिकल यूनिट सेल की बात कर रहे हैं 3D, तो उसमें टोटल कितने पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं? एक तो ये देख रहे हैं एज लेंथ, किनारों की लंबाई, ये देख रहे हैं हमें पैरामीटर में ए बी सी, और बाकी ये 3 एंगल पैरामीटर्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है? इस बेस पर जो इकाई कोशिका है, इन पैरामीटर्स के बेस पर कि पैरामीटर्स कैसे हैं, इकाई कोशिका को 7 क्रिस्टल तंत्र में विभाजित कर दिया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र।
7 पैरामीटर्स में इनको बांट दिया गया है। तो उन 7 पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सभी लोग ध्यान देंगे। ये पैरामीटर्स अगर हम सिंपल क्यूब की बात करें तो पहला ये टोटल 7 पैरामीटर है 7 टाइप के। तो सबसे पहले हम पहले पैरामीटर की बात करते हैं, उसे कहते हैं घनीय तंत्र। घनीय का मतलब है क्यूबिकल यूनिट सेल की बात करते हैं, घनीय इकाई कोशिका के बारे में बात की है। तो इस तरह से अगर घनीय तंत्र है तो आपको मैं यहाँ पर एक घन परफेक्ट क्यूब है। ये परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है एक एग्जैक्ट क्यूब के बारे में चर्चा करें। तो एग्जैक्ट क्यूब के बारे में जब हम बात करते हैं, एग्जैक्ट क्यूब के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए, बी और ये सी, ये तीनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ए, बी और सी, राइट। सो ए, बी, सी इसके लिए क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करें अल्फा, बीटा और गामा एंगल, ये सारे 90 डिग्री क्यूब, परफेक्ट क्यूब के लिए अल्फा, बीटा और गामा इस 90 डिग्री। ये सो पहला क्रिस्टल तंत्र है घनीय क्रिस्टल तंत्र, ये मैंने आपको। दूसरे के बारे में बात करें तो दूसरा है, इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्यूबिकल सिस्टम, और ये हो जाएगा आपका टेट्रागोनल, या इसको आप हिंदी में भी समझ सकते हैं द्विसम लंबा। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं टेट्रागोनल। ठीक है। तो द्विसम लंबा मियाँ जानना चाहें तो कुछ नहीं, बहुत आसान सी बात है। आप ये समझिए, ये लेंथ है और ये बी लेंथ है। मैं इनको नहीं बता रहा हूँ, बस केवल सी लेंथ जो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मेरा क्यूब जो है कुछ इस तरह का हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, ए इज इक्वल्स टू बी, बट सी क्या कर दिया है? सी को हमने लंबा कर दिया है। समझ आ रहा है? सी को हमने क्या कर दिया? खींच दिया है। तो ये कैसा हो गया? सी इज नॉट इक्वल टू ए और बी, ए एंड बी। तो ए और बी से जो है सी सिमिलर नहीं। ए और बी जो है बेटा, वे क्या है? सिमिलर हैं, लेकिन सी जो है वो सिमिलर नहीं। क्लियर है? तो ए और बी तो सिमिलर हैं, लेकिन सी क्या है? सिमिलर नहीं, राइट। तब हम उस केस में क्या कहने वाले हैं कि एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे एंगल अभी भी, ये लेंथ अगर हम बढ़ा भी देंगे, ये हाइट सॉरी, तो एंगल जो है वो अभी भी 90 डिग्री का रहेगा। यानी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इज 90। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये आप समझ लें कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो ये जो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि केवल हमने सी को, यहाँ लेंथ को इंक्रीज किया हुआ है, बढ़ाया गया है, लेकिन एंगल नहीं बदलेंगे। तीसरा हम ले रहे हैं यहाँ षटकोणीय, यानी हेक्सागोनल। तो हेक्सागोनल अगर हम लें तो अगर हम ये मान लें जैसे ये क्यूब है और ये क्यूब की छत है, अगर ऐसा मान लें, हृदय के लिए समझने के लिए हमें ऐसा मानना है कि ये क्यूब है और क्यूब की ये छत है। तो अगर छत कैसी है, लेकिन हेक्सागोन, षटकोण बना है, ठीक है। तो
इस तरह का मान सकते हैं कि वो षटकोण, इसकी छत जो है इस तरह, यानी षटकोणीय छत है। तो अगर इसकी छत जो है वो षटकोणीय टाइप की है, तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ये A और B ये तो सिमिलर दिख ही रहे हैं, A और B तो सिमिलर दिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या किया है, एक यानी C को लॉन्गर कर दिया है। तो A और B तो सिमिलर है, लेकिन C इज नॉट सेम, राइट। ये केस है। अब एंगल की बात करेंगे तो ए और बी पर तो एंगल नहीं बदले, क्योंकि वहां पर तो क्यूबिकल यूनिट है, तो 90 का होगा, यानी अल्फा और बीटा ये दो एंगल जो होंगे वो 90 के होंगे। लेकिन एक एंगल आप साफ देख पा रहे हैं, तीसरा एंगल है ये बदल गया है, और ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 120। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं इसको षटकोण, समझ में आया। अब अगर हम जब पढ़ेंगे तो आगे याद रखने के लिए हमें पढ़ना है विषम लंबाक्ष। फोर्थ है विषम लंबाक्ष, इसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष जैसा कि नाम में ही प्रतीत हो रहा है, विषम यानी सब अलग अलग है, लंबाक्ष यानी सारी लंबाइयां अलग अलग दे दी गई हैं, सारी लेंस, सारी एज लेंथ जो है वो अलग अलग। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं लाइक मैच बॉक्स, मतलब माचिस की डिब्बी के जैसा। आपने अगर माचिस की डिब्बी को देखा है तो उसकी सारी लेंथ जो है वो सिमिलर नहीं होती, यानी सारी लेंथ जो होती है माचिस की डिब्बी की वो अलग अलग होती है, राइट। तो माचिस की डिब्बी की जो सारी लेंथ है वो सिमिलर नहीं होती, यानी हमने कहा E is not similar to B and not similar to C, राइट। यानी माचिस की जो डिब्बी है उसकी लेंथ हमें सबको मालूम है। माचिस मैच बॉक्स सबने देखा है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैच बॉक्स सबने देखा है बेटा? हाँ सर। मैच बॉक्स सबने देखा है, मैंने कहा तो उसने सबने देखा है कि उसमें सारी जो लेंथ है वो ABC वो क्या है, वो इक्वल नहीं होती, लेकिन एंगल से क्या फर्क पड़ना, देखो इसमें अंतर क्या है, मैं इसी से थोड़ा सा बदल रहा हूँ, सॉरी इससे। आप ये समझ लीजिए, इसमें हमने क्या किया था, ए और बी बराबर कर दिए थे और सी जो है अलग कर दिया था। इसमें क्या है कि हम ये कहे कि बी भी चेंज हो जाए, मतलब बी ऐसी हो जाए, सी ऐसी हो जाए और ए थोड़ा कम हो जाए, तो ए अपनी जगह रहे, बी अलग कर दे, सी अलग कर दे, तो तीनों लेंथ जो है बदल जाएंगी, तो वो कैसा हो जाएगा, मैच बॉक्स लाइक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, मैच बॉक्स के जैसा। समझ आ रहा है इतना? हाँ बेटा, समझ आ रहा है इतना कि वो कैसा हो जाएगा, मैच बॉक्स जैसा हो जाएगा, और मैच बॉक्स के एंगल पर कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा के बराबर होगा, बीटा गामा के बराबर होगा, और सारे 90 के, राइट। एनी प्रॉब्लम? चलिए अब हम जो है अगली वाली बात करते हैं। तो अगला है त्रिसमनताक्ष। ये यहाँ पर जो हम त्रिसमनताक्ष को पढ़ रहे हैं, इसको अंग्रेजी में अगर हम ले तो इसे कहते हैं रोम्बोहेड्रल। ठीक है, अब ये रोम्बोहेड्रल को समझने के लिए हमें एक वर्ड याद कर सकते हैं, डिस्टॉर्टेड क्यूब, या ऐसे कह सकते हैं विकृत घन। ये क्या है, विकृत घन के बारे में बात। अब विकृत घन क्या है, जैसे मान लो ये जो क्यूब आप देख रहे हैं, ये पूरा,
ये मान लो माचिस, सॉरी अभी तो हमने मैच बॉक्स माना था, तब हमने कहा कि ये तीनों बदल दी हैं, लेकिन अभी मान लो ये कागज का क्यूब है, सपोज दैट, कुछ देर के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। अब ये अगर कागज का क्यूब है और हम इसको क्या करते हैं, दबाते हैं, कागज का क्यूब है और इसको क्या करते हैं हम, दबा दें, तो दबाने से क्या होगा कि इसकी लेंथ नहीं बदलेगी, इसकी ये लेंथ विड्थ हाइट तो कुछ नहीं बदलेंगी, एज लेंथ जो है वो सेम रहने वाली है। अगर कागज का है दबा दिया, लेकिन एंगल सारे बदल जाए, राइट। एंगल क्या होंगे बेटा, एक बदलेंगे नहीं, मतलब 90 के नहीं रहेंगे। अगर हम उनको कहें तो वो एंगल्स जो हैं चेंज हो जाएंगे, राइट। एनी प्रॉब्लम बताइए। हाँ बेटा बोलो। नो सर। समझ आ रहा है ना कि अगर हम कागज का क्यूब है और हमने दबा दिया, तो दबाने से क्या होगा कि कागज का क्यूब जो है उसकी ABC लेंथ कुछ भी नहीं बदलेंगी, लेकिन एंगल जो है वो अब 90 का नहीं रहेगा। हालांकि ये बात सही है कि वो बराबर रहेंगे एंगल, लेकिन वो एंगल 90 के नहीं रहेंगे, राइट। तो हम क्या कहने वाले हैं यहाँ इस केस में, ABC इज नॉट, अब ये सारी दबा दी है, तो इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। दबाने, कागज का क्यूब समझ रहे हैं, कागज का क्यूब प्रेशराइज किया, मतलब वो इधर के लिए मुड़ गए, वो इधर के लिए, वो इधर के लिए, लेकिन कुल मिलाकर लेंथ पर कोई फर्क नहीं है। समझ आया? हाँ सर। लेकिन एंगल जो है वो बदल गए, कि एंगल जो है सारे 90 बराबर तो है, लेकिन वो 90 के नहीं बचे, इज नॉट 90। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, बट इज नॉट 90। इज क्लियर और नॉट, बताइए। आगे चलिए, अगला है 6। यहां पर भी कहा जाए त्रिसमन, तीनों समान है, ताक्ष मतलब एंगल जो है डिफरेंट हो गया है, 90 का नहीं था। ताक्ष का मतलब त्रिसमन का मतलब है तीनों भुजाएं उसकी समान है। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं एकन ताक्ष। ताक्ष का मतलब होता है एंगल, तो एक एंगल डिफरेंट कर दें, तो बस आपको यहां से ही काम करना है मेरा। ये जो हमने पढ़ा था मैच बॉक्स, बिल्कुल पूरा यहाँ लेना है, पूरा का पूरा मैच बॉक्स जो है वो पूरा यहाँ उठा लें, ABC, ये पूरा मैच बॉक्स मैंने यहाँ पर उठा लिया है, ध्यान देना मैच बॉक्स। लेकिन यहाँ पर एक बात मैंने की है जो मैच बॉक्स में नहीं थी। मैच बॉक्स में सारे एंगल जो है सेम थे, लेकिन इसमें अल्फा और बीटा तो 90 के होने वाले हैं और सेम भी है, लेकिन गामा इज नॉट 90। ये आपको याद रखना है कि मैच बॉक्स से कितना बदल दिया हमने, केवल एक एंगल जो है उसको 90 का नहीं किया, तो वो एकन था। एकन का मतलब होता है, वैसे आप मैं चाहूं तो इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, मोनोक्लिनिक। एकन का मतलब होता है बेटा एक, और ताक्ष का मतलब एंगल, एक एंगल में डिफरेंट है, जिसके एक एंगल में सर सर इसमें बीटा नहीं होगा? बीटा क्यों नहीं है, बीटा देखो सर बीटा नॉट होगा सर इसमें शायद। बेटा ये अपने हिसाब से क्यों अरेंज कर, समझो ऐसा नहीं, जो आप अपने हिसाब से अरेंज करने की कोशिश मत करो। एकम ताक्ष का मतलब है एक एंगल, नॉट अल्फा बीटा। आप यहाँ कह सकते थे बीटा और गामा तो सेम है, बट अल्फा इज नॉट 90। तो मैंने यहाँ कह दिया अल्फा बीटा तो 90 है, लेकिन गामा इज नॉट 90। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये एकम ताक्ष के लिए आप इसको मैच बॉक्स से याद रखते हो। मैच बॉक्स में आपको केवल क्या करना है, एक एंगल बदल देना है, एकम ताक्ष कर देना है, एक एंगल में डिफरेंस ला देना है, तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या होगा, एकम ताक्ष होगा। समझ रहे हैं? और लास्ट वाला अब कैसे समझेंगे, जो 7वां तंत्र है वो त्रिन ताक्ष। त्रिन ताक्ष,
अब देखो एकंताक्ष में आपने क्या कहा था, एक एंगल जो है वो आपको डिफरेंट करना है। त्रिंताक्ष का मतलब तीनों एंगल जिसके तीनों एंगल समान ना हो और ना ही 90 के हो। समझ में आ रहा है? तो वो त्रिंताक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में हम क्या कहने वाले हैं कि ये, अच्छा इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। या आप हिंदी में लिखना चाहे तो सबसे अधिक असममित, सबसे ज्यादा अधिक असममित, यानी सबसे अधिक असममित आप कह सकते हैं। असममित होता है तो उसको आप याद रख सकते हैं। ये कभी कभी पूछा भी जाता है सबसे ज्यादा असममित कौन सा होता है। तो सबसे अधिक जो असममित है उसको आप कहते हैं त्रिंताक्ष। सबसे ज्यादा असममित, क्या असममिति है, ए ना तो बी के इक्वल है ना सी के इक्वल है, तीनों में असमानता आ गई। और साथ ही साथ अल्फा ना तो बीटा के इक्वल है और ना बीटा गामा के इक्वल है और ना ही गामा जो है 90 का, यानी कोई भी ना तो 90 का है और ना ही कोई इक्वल है। तो हम उसको क्या कहते हैं, त्रिंताक्ष कहते हैं। तो सबसे अधिक असममित यानी मोस्ट अनसिमेट्रिकल आप इसको फॉर्म मान सकते हैं। ये इकाई कोशिका में 6 पैरामीटर जो थे उनको अलग अलग बदलने पर, 6 पैरामीटर्स के अलग अलग होने पर ये 7 प्रकार के जो 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र जो है आपको मिल जाएंगे।